जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको पढ़ाया जा चुका है। और आज से हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो होगा मध्यकालीन भारत, यानी कि आज हम लोग मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों इसके बाद जब मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा फिर हमारे द्वारा आप लोगों को आधुनिक भारत के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरे द्वारा प्राचीन भारत का एक चित्र लगाया गया है और यहाँ मध्यकालीन भारत का एक चित्र लगाया गया है और यहाँ पर आधुनिक भारत का एक पिक लगाया गया है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पिक लगाया गया है। और दोस्तों आपको बताऊं, इतिहास को सुविधाजनक दृष्टि से पढ़ने के लिए 3 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भागों में बाँटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। और दोस्तों प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो है 712 एडी तक, यानी 712 एडी से पहले का जो समय है वो प्राचीन भारत में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। और मध्यकालीन भारत में, यानी कि मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो है 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक। और आधुनिक भारत का जो टाइम पीरियड है वो है 1707 एडी से लेकर के 1947 एडी तक। यानी इस तरह से इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और मेरे द्वारा अभी प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसको पढ़ाया जा चुका है और आज से हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो दोस्तों आइए मध्यकालीन भारत का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लगभग 600 ईस्वी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। लगभग, ध्यान देंगे शब्दों पे, लगभग 600 ईस्वी के आसपास में अरब में मुस्लिम धर्म का, यानी कि इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है। और जो ये अरब में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है दोस्तों, ये 2 प्रकार से हो रहा है। एक को बोलते हैं कि अरब के एरिया में हो रहा है और एक तुर्क के एरिया में हो रहा है। यानी कि एक को बोलते हैं अरबी मुस्लिम और दूसरे को बोलते हैं तुर्की मुस्लिम। यानी कि जो अरब के एरिया में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ उसे बोलते हैं अरबी मुस्लिम, और जो तुर्क के एरिया में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ उसको बोलते हैं तुर्की मुस्लिम। अब दोस्तों बात यह आती है कि सर्वप्रथम भारत पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अरबी मुस्लिम के द्वारा या तुर्की मुस्लिम के द्वारा? तो इसका उत्तर बनेगा अरबी मुस्लिम के द्वारा सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। यानी कि पहली बार, प्रथम बार भारत पर अरबी मुस्लिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों अरबी मुस्लिम के द्वारा जो आक्रमण किया जा रहा सर्वप्रथम वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। उसके बाद तुर्की मुस्लिम के द्वारा जो आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में और दोस्तों फिर पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। और मोहम्मद गोरी के पढ़ने के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल आ जाएगा, फिर हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यह है मोहम्मद बिन कासिम का पिक, यह है महमूद गजनवी का पिक और यह है मोहम्मद गोरी का पिक लगा हुआ है। अब देखेंगे कि सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण हो रहा है किसके द्वारा किया गया, कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ। आइए 2-4 मिनट में इसको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले भारत पर, यानी कि पहला आक्रमण देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ पहला अरब आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। और दोस्तों अवैदुल्ला के द्वारा किया गया था ये आक्रमण असफल हुआ था। दूसरा आक्रमण अरब के द्वारा ही किया जा रहा है, यानी कि अरब आक्रमणकारियों के द्वारा ही किया जा रहा है, जो कि 711 ईस्वी में ही किया गया था, बुदैल के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये भी आक्रमण असफल हुआ था। उसके बाद तीसरा आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर विजय हो जाता है, यानी कि विजयी हो जाता है, ये मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। और दोस्तों इसके द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। और यहाँ बात ये बनती है, प्रश्न एक और बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम
मोहम्मद बिन कासिम आखिर क्यों भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों इसके पीछे सबसे पहला कारण था और जो सबसे मुख्य कारण था, इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया था, जो कि श्रीलंका से इराक के तरफ जहाज आ रहा था। आप ध्यान देंगे, कहानी के रूप में समझ लीजिए 1 मिनट में कि इराक का शासक एक हुआ करता था, उसका नाम था अल हज्जाज। दोस्तों अल हज्जाज का जहाज श्रीलंका से इराक की तरफ आ रहा था और बीच में देवल बंदरगाह मिला, यहीं पर उसके जहाज को लूट लिया गया। उसके बाद अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम तुम जाओ और सिंध का जो एरिया है, देवल का बंदरगाह, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर सिंध का राजा दाहिर है, वहाँ पर जा करके अपने जहाज की भरपाई करके आओ। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के एरिया पर आक्रमण करता है और वहां दाहिर का जो शासन चल रहा था, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध होता है और दोस्तों यहां पर मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और दाहिर जो वहां का राजा हुआ करता वो हार जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ सिंध के राजा दाहिर थे, अभी मैंने आपको बताया, और दाहिर के पिता का नाम था चचनाम। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सिंध के राजा दाहिर हुआ करते थे, दाहिर के पिता का नाम था चचनाम। और एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पे कि चचनाम के नाम पर ही चचनामा पुस्तक का नाम रखा गया था। और यहाँ पर देखेंगे दाहिर के पुत्र का नाम था जय सिंह। और सिंध के राजा जो दाहिर हुआ करते थे, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अरोर को बनाए थे। यानी सिंध के राजा दाहिर की राजधानी अरोर हुआ करती थी और दाहिर का एक पुत्र हुआ करता था, उसका नाम था जय सिंह और दाहिर के पिता का नाम चचनाम हुआ करता था। अब दोस्तों देखेंगे, मैंने आपको बताया कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किया जाता है और इसी को रेवार का युद्ध कहा जाता है। ध्यान देंगे, इसी को रेवार का युद्ध किया जाता है। तो प्रश्न आएगा, रेवार का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? लिखेंगे सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था और इसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है। एक बात और ध्यान देंगे, जिस राजा के पहले मेरे द्वारा प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि उस राजा का विजय हो गया। यानी कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के पहले प्लस का चिन्ह लगा, इसका मतलब हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में जीत गया। और एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि कैसे पता चलता है कि रेवार का युद्ध सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अली अहमद की पुस्तक चचनामा से। अली अहमद की पुस्तक चचनामा से ये पता चलता है कि सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पर? रेवार का युद्ध हुआ था। और फिर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जब रेवार का युद्ध जीत जाता है, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जब रेवार का युद्ध जीत जाता है तो फिर इसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मुल्तान पर 713 एडी में आक्रमण किया गया था और यहाँ पर भी मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को जीत लेता है दोस्तों, तब मुल्तान का नाम रख देता है स्वर्ण नगरी, यानी कि जीतने के बाद नाम रखता है। ध्यान देंगे, मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान को जीत लेता है तो वहां पर उसका नाम रखता है स्वर्ण नगरी, यानी कि गोल्डन सिटी। और फिर यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कैसे पता चलता है कि मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया और जीत गया? तो दोस्तों इसकी भी जानकारी अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलती है। यानी कि रेवाज का युद्ध हुआ और फिर मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करके जीत लिया, दोनों की जानकारी अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण अरबियों के द्वारा किया गया, यानी कि अरब आक्रमणकारी के द्वारा किया गया था और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत पर 712 में आक्रमण कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था, उसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? अभी ऊपर बताया कि इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में लूट लिया जाना, जो कि श्रीलंका से इराक की तरफ वो जहाज आ रहा था और उस समय सिंध का जो एरिया था वहाँ का जो राजा हुआ करते थे, राजा दाहिर हुआ करते थे। तो दोस्तों जो इराक के शासक थे उनका जहाज जो समुद्री जहाज था
श्रीलंका से इराक की तरफ आ रहा था, बीच में देवल जो बंदरगाह था, वहाँ पर उनके जहाज़ को लूट लिया गया और अल-हज्जाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को कहा गया यानी बोला गया कि जाओ और भरपाई करके आओ और मोहम्मद बिन कासिम आता है और युद्ध करता है और दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर जीत जाता है। तो तत्कालिक कारण तो यही था, उद्देश्य यही था। उसके बाद मैं अब आपको बताऊँ कि धन दौलत का लूट-पाट करना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यही था। जितने लोग आए लगभग मोहम्मद बिन कासिम आ रहा, फिर मोहम्मद गजनवी आ रहा, ये लोग आ रहे हैं और भारत को लूटने के उद्देश्य से आ रहे हैं कि चलेंगे और भारत को लूटेंगे, चूँकि उनको पता है कि भारत में बहुत धन दौलत पड़ा हुआ है। तो धन दौलत का लूट-पाट करना ये बहुत विशेष कारण था यानी उद्देश्य था। उसके बाद दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार भी करना था और मुस्लिम राज का विस्तार करना था। अब देखेंगे, धन-दौलत लूट रहे हैं, उसके बाद बात आती है ना दोस्तों कि इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार किया जाए। ये मुस्लिम धर्म वाले लोग चाहते हैं कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करूँ। इनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है। तो धन-दौलत को लूट लिया जाना यानी लूट-पाट करना, उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करना और फिर मुस्लिम राज का विस्तार करना। अब जब मुस्लिम राज का विस्तार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चूँकि इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करेंगे, तो एक छोटा-सा एरिया रहेगा तो उतनी बात बनेगी नहीं। तो दिमाग में आएगा भैया और इसका हम लोग विस्तार करें अपने राज्य का। तो मुस्लिम राज का विस्तार करना भी इनका उद्देश्य था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का या कह सकते हैं कि अरब आक्रमणकारियों का। तो धन-दौलत का लूट-पाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करना, मुस्लिम राज का विस्तार करना और दोस्तों जो मुख्य कारण था तत्काल इराक के शासक अल-हज्जाज के समुद्री जहाज़ को सिंध के देवल में लूट लिया जाना जो कि श्रीलंका से इराक की तरफ आ रहा था। इस प्रकार से ये उद्देश्य था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। अब दोस्तों एक बात और है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया और उसके बाद उसके उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है कि क्या अरब के लोग आए हमारे भारत में, तो क्या उनका प्रभाव मेरे भारत पर पड़ा? तो दोस्तों लिखेंगे हाँ, प्रभाव पड़ा। क्या भारत का प्रभाव अरब वाले लोगों पे पड़ा? तो दोस्तों इसका भी उत्तर होगा हाँ, पड़ा। चूँकि इसके पीछे कारण ये है कि मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक यूपी का व्यक्ति बिहार में जाता है, तो यूपी का भाषा बोलेगा बिहार में जाकर के और बिहार वाला व्यक्ति अपनी भाषा में बोलेगा इनके साथ में। तो यहाँ पर भाषा का आदान-प्रदान हो रहा है। यानी कि यूपी का भाषा बिहार वाला सीखेगा और बिहार का भाषा यूपी वाला सीखेगा। इसी तरह से अगर व्यापार करता है, तो व्यापार का भी आदान-प्रदान होगा और इस तरह से जो कुछ भी करेगा, उसका आदान-प्रदान होगा। यानी कि यूपी की संस्कृति बिहार में जा रही है और भारत की संस्कृति यूपी में आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत में अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान का आदान-प्रदान हो रहा है। यानी कि भारत में अरब संस्कृति का आदान-प्रदान हो रहा है, व्यापार का आदान-प्रदान हो रहा है और ज्ञान विज्ञान का आदान-प्रदान हो रहा है अरबियों के कारण, यानी कि जो अरब वाले आक्रमण करके हमारे देश में आ गए उनके कारण। अब दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, ऊपर लिखा हुआ है भारत में इस्लाम धर्म का उदय। ध्यान देंगे, भारत में इस्लाम धर्म का उदय। भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है और इसके पहले भारत में इस्लाम धर्म के बारे में यानी कि मुस्लिम धर्म के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, एकदम शून्य था, कुछ नहीं जानकारी थी। तो भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है और भारत में अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान का आदान-प्रदान हो रहा है और दोस्तों आगे देखेंगे ऊँट पालन का प्रथा। ऊँट पालन का प्रथा उसी समय से प्रारंभ हो गया। देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ ऊँट नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो ऊँट पालने की प्रथा थी, वो हम लोगों ने अरब वालों से सीखा था। ऊँट पालने की प्रथा हम लोगों ने अरब वालों से सीखा था। फिर आता है खजूर की खेती। खजूर की खेती भी दोस्तों हम लोगों ने अरब वालों से सीखा था। अब देखेंगे किस तरह से आदान-प्रदान होता है संस्कृति का, व्यापार का, ज्ञान विज्ञान का। तो ऊँट पालने की प्रथा हम लोग अरब वालों से सीखा था, खजूर की खेती हम लोगों ने अरब वालों से सीखा था, फिर दिरहम नामक मुद्रा अरब वालों ने चलाया था। दिरहम नामक मुद्रा अरब वालों ने चलाया था। तो आपने देखा भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, भारत में अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान का आदान-प्रदान हो रहा है। ऊँट पालने की प्रथा हम लोग अरब वालों से सीख रहे हैं, खजूर की खेती हम लोग अरब वालों से सीख रहे हैं, दिरहम नामक मुद्रा अरब वालों ने चलाया। अब उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ज्ञान विज्ञान में दशमलव प्रणाली भारत से सीखा, किसने? अरब वालों ने।
हम लोगों ने यानी कि भारत के लोगों ने अरब वालों को दशमलव प्रणाली के बारे में ज्ञान दिया यानी कि सिखाया। उसके बाद आता है दोस्तों मानसून शब्द। मानसून शब्द हम लोगों ने अरब वालों से सीखा था। किससे सीखा था? अरब वालों से सीखा था। फिर मानचित्र का जो प्रश्न हमारे यहाँ अभी चलता है, ये भी हम लोगों ने अरब वालों से सीखा था। तो दशमलव प्रणाली का जो भारत में तो दशमलव प्रणाली दोस्तों भारत से सीखा किसने? अरब वालों ने। मानसून शब्द हम लोगों ने सीखा अरब वालों से। मानचित्र बनाना यानी मानचित्र के बारे में हम लोगों ने सीखा अरब वालों से। और एक बात और ध्यान देंगे, मानसून शब्द के जो ज्ञाता थे वो थे अलमक सीदी। मानसून शब्द के जो ज्ञाता थे वो थे अलमक सीदी। अब दोस्तों आइए देखते हैं कुछ साहित्य के बारे में कि साहित्य के बारे में क्या परिवर्तन हुआ था उस समय। तो दोस्तों ध्यान देंगे, पंचतंत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता एवं आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, इनका अनुवाद किया गया था किस भाषा में? अरबी भाषा में। जब अरब वाले हमारे देश में आए तो पंचतंत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्ट का जो सूर्य सिद्धांत है, इसका हमने अनुवाद किया था किसमें? यानी कि इसका अनुवाद किया था किसमें? अरबी भाषा में किया गया था। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, आज फाजली ने ब्रह्मा सिद्धांत व खंडन खाद का अरबी में अनुवाद किया था। अज फाजली ने ब्रह्मा सिद्धांत व खंडन खाद का अरबी में अनुवाद किया था। और दोस्तों हिंदी शब्द का प्रयोग उसी समय से प्रारंभ हो गया अरबियों के द्वारा। और दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को किसने मारा, ये भी ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम को किसने मारा था? क्योंकि अब इसका मृत्यु हो जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को खलीफाओं ने मारा था। और ये खलीफा कौन थे? तो दोस्तों मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो खलीफा हुए थे, वही खलीफा थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मारा था। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए थे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इस्लाम धर्म में कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो खलीफा हुए थे। तो उन्हीं खलीफाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को मारा था। अब आगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है जजिया कर के बारे में। ध्यान देंगे आप लोग, जजिया कर के बारे में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, जजिया कर के बारे में बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ध्यान से इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और याद कर लेंगे। एक भी शब्द आपको भूलना नहीं है। तो दोस्तों जजिया के बारे में ये बताना है कि जजिया कर सबसे पहले यानी प्रथम बार भारत में किसके द्वारा लगाया गया था? तो लिखेंगे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया था। कहाँ पर? भारत में। और दोस्तों जो जजिया कर था ये कैसा कर था? गैर मुस्लिम कर था। अब कहेंगे सर ये गैर मुस्लिम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, गैर मुस्लिम का मतलब ये होता है कि ऐसा कर जो मुस्लिम को छोड़ करके अन्य जो धर्म बचते हैं उस पर कर लगेगा, लेकिन मुस्लिम पर नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं गैर मुस्लिम कर। तो जजिया कर भारत पर पहली बार यानी कि प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया जा रहा है। और दोस्तों जजिया कर गैर मुस्लिम कर हुआ करता था। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे आप लोग, मैंने यहाँ पर लिखा है जजिया कर नहीं लिया जाता था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम कुछ लोगों को छूट दे दिया था। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम कुछ लोगों को छूट दे दिया था और उनसे जजिया कर नहीं लेता था। तो वो कौन से लोग थे? पहला नाम आया बच्चे का, फिर बूढ़ों का, फिर औरतों का, फिर विकलांगों का और फिर दोस्तों ब्राह्मणों का। कहने का मतलब यह है कि बच्चे, बूढ़े, औरत, विकलांग और ब्राह्मणों से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो मैंने आपको बताया जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था जो भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया जा रहा है। और दोस्तों बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों और ब्राह्मणों से मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर नहीं लेता था। लेकिन आगे बढ़िए, कुछ समय आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा दिया। जब आगे बढ़ेंगे, आगे समय आएगा, फिरोज शाह तुगलक का समय आता है, तो दोस्तों ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा दिया था। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि वह कौन सा शासक था जिसने प्रथम बार यानी कि पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो आप उत्तर लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी पहली बार यानी प्रथम बार जजिया कर लगा दिया गया था। अब दोस्तों समय बीतता गया और फिर आगे बढ़ेंगे, अकबर का शासन आता है। उस समय
जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था और कब? 1564 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, समय बढ़ता चला गया, औरंगजेब का शासन आता है, पुनः जजिया कर को इसने लगा दिया था। अब कब लगाया? 1679 ईस्वी में। अकबर जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर रहा है, लेकिन फिर औरंगजेब का जब शासन आता है दोस्तों, तो 1679 में जजिया कर को पुनः लगा देता है। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है, मोहम्मद शाह का जब शासनकाल आता है दोस्तों, तो जजिया कर को इसके द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा राजा था जिसके द्वारा जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसके बाद कभी जजिया कर किसी ने नहीं लगाया? तो उत्तर लिखेंगे मोहम्मद शाह के द्वारा जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया दोस्तों, और इसके बाद किसी के द्वारा जजिया कर नहीं लगाया गया। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है रंगीला बादशाह, मतलब ये हुआ कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि मोहम्मद शाह को और किस नाम से जाना जाता है? आप उत्तर लिखेंगे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा जजिया कर के बारे में, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था। जजिया कर भारत में पहली बार, प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगवाया गया था। जजिया कर बच्चों, बूढ़ों, औरतों और विकलांगों और ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन आगे जब समय बढ़ता गया, फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। 1564 ईस्वी में अकबर का जब शासन चल रहा था, उस समय जजिया कर को समाप्त कर दिया। दोस्तों समय आगे बढ़ता चला गया, और औरंगजेब का शासन आता है, जजिया कर को यह पुनः लगा देता है 1679 ईस्वी में। और फिर समय आगे बढ़ा दोस्तों, मोहम्मद शाह आता है, यानी कि रंगीला बादशाह आता है, इसके द्वारा जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और इसके बाद किसी के द्वारा जजिया कर नहीं लगाया गया। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि प्रश्न उत्तर कैसे बनता है, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाया जाता है और एग्जाम में उत्तर कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर है मोहम्मद बिन कासिम का पिक, महमूद गजनवी का पिक और मोहम्मद गौरी का पिक, और हम पढ़ रहे हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो पहला प्रश्न कैसे बनेगा देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बन रहा है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण कहाँ से किया गया था? उत्तर होगा अरब से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों अबैदुल्ला के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस सन में किया गया था? उत्तर लिखेंगे 711 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किस सन में किया गया था? उत्तर लिखेंगे 712 ईस्वी में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किस एरिया में किया गया था? लिखेंगे सिंध वाले एरिया में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत पर जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध वाले इलाके पर आक्रमण किया गया था, तो वहाँ का शासक कौन था? लिखेंगे राजा दाहिर था, जो कि एक हिंदू शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दाहिर के पुत्र का क्या नाम था? लिखेंगे जय सिंह। और दाहिर के अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लिखेंगे दाहिर ने अपनी राजधानी अरोर को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दाहिर के पिता का क्या नाम था? लिखेंगे चच नाम। और दोस्तों चच नाम के नाम पर ही चचनामा पुस्तक का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, रेवार का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? लिखेंगे राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कैसे पता चला कि रेवार का युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था? तो दोस्तों अली अहमद की पुस्तक चचनामा से पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मुल्तान पर किसने आक्रमण किया था? लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? उत्तर लिखेंगे 713 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीतने के बाद मुल्तान को किस नाम से पुकारा या उसका नाम रखा?
तो लिखेंगे स्वर्ण नगरी का नाम रखा, जिसे गोल्डन सिटी कहा गया। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कैसे पता चला था कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान को जीत लिया? तो इसका उत्तर होगा अली अहमद की पुस्तक चशनामा से पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण करने का तत्कालिक कारण क्या था? तो लिखेंगे इराक के राजा अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के इलाके में लूट लिया जाने, ये तत्कालिक कारण था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत ने ऊंट पालने की प्रथा कहाँ से सीखी? लिखेंगे अरब वालों से सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत ने खजूर की खेती करना कहाँ से सीखी थी? लिखेंगे अरब वालों से सीखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत में दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे अरब वालों के द्वारा किया गया था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अरबियों ने दशमलव प्रणाली कहाँ से सीखी थी? लिखेंगे भारत से उन्होंने दशमलव प्रणाली का ज्ञान सीखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत ने मानसून शब्द कहाँ से सीखा था? लिखेंगे अरब से सीखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत में मानचित्र शब्द कहाँ से आया? लिखेंगे ये भी अरब से ही आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों, पुस्तक पंचतंत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद कब हुआ था? लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अज फाजरी ने ब्रह्मा सिद्धांत और खंडन सिद्धांत का अरबी में अनुवाद कब किया था? लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में ही किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हिंदी शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से हो गया था। और मोहम्मद बिन कासिम को किसने मारा था? लिखेंगे खलीफाओं ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत में प्रथम बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जजिया कर किस प्रकार का कर था? लिखेंगे गैर मुस्लिम कर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किसके ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था? लिखेंगे बच्चों, बूढ़ों, औरतों, विकलांगों और ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगाया गया था। और भारत में प्रथम बार ब्राह्मणों पर किसके द्वारा जजिया कर लगाया था? लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था? लिखेंगे अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके द्वारा जजिया कर पुनः लगा दिया गया? तो लिखेंगे औरंगजेब के द्वारा जजिया कर 1689 में पुनः लगा दिया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके द्वारा जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? लिखेंगे मोहम्मद शाह के द्वारा। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न बना, मोहम्मद शाह को और किस नाम से जाना जाता? लिखेंगे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ, यानी कि मध्यकालीन भारत भाग यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कहूँगा दिल से पढ़िए, टेंशन नहीं लेने का। अगर दिल से पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपको सफलता जरूर जरूर मिलेगी। और यहीं पर दोस्तों मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।